और मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा लगातार हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से बने हुए हैं और उनके साथ जो है मेहमान भी हैं, उनसे वो चर्चा कर रहे हैं। और शशि, मैं अब आपसे चाहूंगी कि हम मेहमानों से आप चर्चा करें और इस बजट को लेकर किस तरह से जो है कि जो विजन की बात की जा रही है, क्या वो विजन जो है वहां पर दिखाई दे रहा है मेहमानों को? देखिए, हम बात करेंगे हमारे पैनल से, लेकिन सवाल यही आ रहा था जो भी आपने प्रतिक्रियाओं में भी देखा, चाहे जोगाराम पटेल की बात हो या सत्ताधारी खेमे के दूसरे चेहरों की बात हो या विपक्ष के चेहरों की आप बात कर लें, रोहित बोरा, शांति धारीवाल को आपने सुनाया, केवल विपक्ष आलोचना करेगा, सत्ता पक्ष उसकी पैरवी करेगा। ऐसा ही क्यों? कैलाश जी, क्या आपको बजट में कोई खामी नहीं दिखती, या कांग्रेस को आपके बजट में कोई खूबी नहीं दिखती, या आपको कांग्रेस की जब सरकार रहती है तो कोई खूबी नहीं दिखती? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। जैसे अंतरिम बजट को लेके आज लेखानुदान जिस तरीके से पेश किया, युवाओं की भी बात हुई, महिलाओं को भी सौगात मिली, उस बात के ऊपर भी चर्चा हुई। ईआरसीपी जैसी योजना के ऊपर राजस्थान की विधानसभा के अंदर चर्चा हुई। और जहाँ तक कांग्रेस का विषय, आज ही नहीं, मैं जब से इस सेशन के अंदर देख रहा हूँ, आज बजट जैसे मुद्दे के ऊपर जिस तरीके का आके बैल के अंदर हंगामा करना, ये करना, और जिस तरीके की बात वो लोग कर रहे थे, तो मेरे को लगता है कि आलोचना के सिवाय कांग्रेस को कुछ इसमें दिखता नहीं है और उनका धर्म बन गया आलोचना करना, वो बिल्कुल करेंगे। बाकी आज का जो लेखानुदान भजन लाल जी की सरकार ने पेश किया, माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने, उसमें 36 कौम का हर वर्ग का, जैसे युवाओं के लिए, चाहे हम मेट्रो की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल बसों की बात करें, ईआरसीपी की बात करें और 70,000 नई भर्तियों की बात करें, एक नए राजस्थान का विजन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि कल भी रात को जैसे डिबेट में कई बात चल रही थी कि अब की बार 400 पार, जैसे ही उन्होंने बोला तो कांग्रेस के पेट में फिर दर्द हो गया। इसीलिए कांग्रेस का जो संकल्प है उन्होंने ले रखा है कि हम तो ये करेंगे, वो करेंगे। बाकी हमारा प्रयास, हमारी सरकार का प्रयास, जो विजन है, उस विजन के अंदर अग्रणी राजस्थान का संकल्प हमने लिया है, उसको पूरा करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि दूरगामी कोई पॉलिसी इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकती थी, बात कही जा सकती थी कम से कम पॉलिसी तैयार करने को लेकर के, जिससे जुलाई तक फ्रेमवर्क तैयार किया? देखिए, जहाँ तक इंडस्ट्री की बात करूँ मैं, और इंडस्ट्री जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर रीको भी है, विधानी के अंदर है, मैन बगरू के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। मैं इस मामले में पक्ष भी करता हूँ, इंडस्ट्री आनी चाहिए, और इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी जब तक विकास संभव नहीं है। मगर इस इंडस्ट्री के बारे में भी है, और जहाँ तक वेट के बारे में भी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सरकार पूरी तरीके से परीक्षण करने के बाद में इसका बड़ा फैसला लेगी, और वो बड़ा फैसला राजस्थान की पटल के ऊपर आएगा। फैसला हो नहीं पाया कि सेज भी बनाया वसुंधरा राजे की सरकार के समय, महिंद्रा सेज, लेकिन वो सेज भी अभी तक पूरा नहीं भर पाया। देखिए, जहाँ तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात है, स्पेशल सेज, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी उसके अंदर है, बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर है, और आसपास के नहीं, ऑल ओवर राजस्थान के वर्कर्स उसके अंदर है। बिल्कुल सही बात है कि सेज का जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अगर पिछले 5 साल के अंदर सरकार कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी की रहती, तो आज ये सेज पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज रहता। एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से भी देख लो, चाहे बिजनेस के माध्यम से भी देख लो, मगर सरकार का रुकना, सेज के ऊपर ब्रेक लगना। पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा लग रहा है कैलाश जी आपका। लेकिन मनीष जी, 38% हिस्सा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है उसका राजस्थान में है। क्या उस पूरे हिस्से के आसपास की जो बेल्ट दिखती है उसका इस्तेमाल कहीं इंडस्ट्री में होता लग रहा है आपको पिछले लंबे समय से और आने वाले भविष्य में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक आपका 38% हिस्सा इतने बड़े कॉरिडोर में आना अलग बात है, और आप उसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं ये अलग बात है। अब उसका फ़ायदा उठाने के लिए तो डेफिनेटली जो सरकारें हैं, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार है या आज की जो सरकार है, उसको एक लॉन्ग टर्म योजना बनानी पड़ेगी या पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप विदाउट पॉलिसीज़ आप किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट को आप कर नहीं सकते हैं। और इंडस्ट्री में कोई भी अगर बड़े इन्वेस्टमेंट या कोई भी करता है तो वो जब तक पॉलिसीज़ की निर्भरता को, पॉलिसीज़ की स्थिरता को नहीं देख लेगा, कोई भी बड़ा ग्रुप या बड़ी कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो उस कॉरिडोर का फ़ायदा उठाने के लिए हमें क्लस्टर वाइज, जैसे मैंने पहले कहा, हर इंडस्ट्री का एक क्लस्टर होता है, एक सिस्टम होता है। आप उस क्लस्टर वाइज डेवलपमेंट को करिए। आप डिफरेंट लोकेशंस पे उस लोकेशंस की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से क्लस्टर्स को डिक्लेयर करिए, और उस क्लस्टर्स की डिक्लेयर करके उनकी कोई पॉलिसीज़ बनाइए। और फिर उसके बाद मैं 100% श्योर हूँ पूरे देश से या विदेशों से भी लोग अपने राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करेंगे।
और उससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तो प्रदेश की सोशियो इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो डेफिनेटली आज हमारा प्रदेश जो जीएसटी में कहीं पीछे रह गया है अपने कंट्रीब्यूशन में, वो कंट्रीब्यूशन अपना ऊपर जाएगा और देश के टॉप 10 राज्यों में हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन विपिन जी, जब सोशो इकोनॉमी की बात मनीष जी कर रहे हैं तो क्या केवल इकोनॉमी पर ही पूरा ध्यान फोकस होना चाहिए? कई बार सोशल सेक्टर छूट जाता है। इस बजट में आपको क्या लगा? सोशल सेक्टर, कर्मचारी सेक्टर, खासतौर से जो पेंशनर है उनका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन होगा, डीपीसी में 2 साल की छूट, अभी थोड़ी देर पहले कुलदीप जी थे वो बोले इस तरह के आदेश तो पहले ही जारी हो गए। निश्चित रूप से इस तरह के आदेश जारी हो गए, लेकिन ये लेखानुदान था तो हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उम्मीद भी थी कि सरकार से कि ओपीएस पे कोई कानून लेके आएगी, कर्मचारी की जो खेमराज कमेटी उसकी विसंगतियों की सिफारिशें लागू करेगी। दूसरी अगर बात करें तो जो पिछली बार संविदा निविदा का जो शोषण ठेकेदार कर रहे हैं कारपोरेशन बनाया तो उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन उम्मीद बिल्कुल इसके विपरीत आई, कुछ नहीं आई। लेकिन लेखानुदान था तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार अभी 1 महीना हुआ है तो आगामी जो बजट आएगा उसमें निश्चित रूप से ये लेके आएंगे, इनके ध्यान में होगा। तो ये उम्मीद पे ही हम कर्मचारी हैं, क्योंकि सरकार का भी हनीमून पीरियड चल रहा है और हम भी उम्मीद में है कि सरकार अगले बजट में इन पे ध्यान देगी और निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि कर्मचारी ऐसा वर्ग है जो सारी बातों को नीचे जनता तक, शिक्षक हो चाहे बीएलओ चाहे सब कुछ नीचे तक पहुंचाता है। उसका जो भी योजना है उसको नीचे तक ले जाए। जब वो ही नाखुश होगा तो निश्चित रूप से योजनाओं को फिर आधी अधूरी आधे मन से ही वो लेके जाएगा। तो कर्मचारी योजनाओं को पहुंचाएगा किस उत्साह के साथ, ये तब तय होगा जब कर्मचारी को कुछ मिलेगा। लेकिन सीएल यादव साहब हमारे साथ में। यादव साहब, आपने देखा कर्मचारियों की अलग बात है, इंडस्ट्री की अलग बात है। इंडस्ट्री कह रही है कि जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, दूरगामी सोच के साथ काम नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करेंगे तो पैसे का रोटेशन नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो सवाल नहीं उठता। रिसर्जेंट राजस्थान में जो एमओयू है उन सबको मैच्योर नहीं कर पाई पूर्ववर्ती सरकार। और अब के बजट के ऊपर भी बात आऊँगा, लेकिन पहले इस पर आपसे रिएक्शन। देखिए साहब, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स नहीं है। रिसर्जेंट राजस्थान में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयूज हुए, कुछ धरातल पे उतरे, कुछ इन प्रोसेस है। तो ये मान लो कि 1 साल का विजन, 2 साल का विजन नहीं होता। इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म विजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग्स, और इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी और पंचवर्षीय योजनाओं के हिसाब से देश का खाका बनाया गया। ये जुमलों की सरकार जब 2014 में आई तो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग लाए। क्या नीतियाँ बनाई, सब पूरा देश देख रहा है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, पूरा देश देख रहा है। आपको किसानों की आय डबल होगी, पूरा देश देख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ जुमलों में है। आज भी जुमले देखे, इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को कोसने के अलावा कुछ किया ही नहीं, और बाद में से जब इनके पास कुछ नहीं बचा तो कट पेस्ट कॉपी करके 2023 के जो भाषण था उसको कट पेस्ट कॉपी करके प्रधानमंत्री ने कल कहा कि भाई 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, आने वाले समय में भी सस्ती बिजली होगी और अगले 5 साल में गैस पाइपलाइन से पहुंचेगी हर घर। प्रधानमंत्री 10 साल से जुमले दे रहे हैं ना। 80 करोड़ को किसको दे रहे हैं फिर मुफ्त में अनाज, वो बता दें। 25 करोड़ यदि आपने गरीबी रेखा से निकाले तो 80 करोड़ कौन है जो जिनको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं? प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में इतना फर्क है कि जो शायद कभी देश ने पिछले 75 साल में देखा ही नहीं हमने। आज जिस प्रकार से वित्त मंत्री कह रही थी कि कर्ज में डूबो दिया देश, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 4.86 लाख करोड़ रुपए का आपने बजट बनाया, आपका रेवेन्यू रिसीट है 2.58 लाख करोड़ रुपए, तो 2.28 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से बजट में? ये तो बताते पहले। आप सिर्फ पूरी सरकार को कोसने की साहब उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने, क्योंकि ऊपर से पर्ची की सरकार बन के आई, ऊपर से चिट्ठी आई थी कि आपको सरकार को कोसना है, तो इसके अलावा कुछ किया नहीं। बजट तो किसी भी सरकार में पर्ची का बजट ही होता है, क्योंकि वो तो अधिकारी बनाते हैं ज़्यादातर चीज़ें, तो उनको तो पढ़ना ही है वित्त मंत्री। बताओ नहीं तो साहब, आपने कहा कि साहब 60% पैसा जो कैपिटल रिसीट था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च हो गया, तो आप बताइए ना 2.28 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? ये तो बताओ ना। भाजपा के जो भी नेता बैठे वो बताया कि 2.28 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? 4.86 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो कहाँ से आए? फिस्कल डेफिसिट 3.95 आए, तो उसकी कैलकुलेशन क्या है फिर आपके पास? 67,000 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है, वो क्या है? आपने कहा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया कैपिटल, तो 23,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वो जो डेफिसिट है वो क्या है? तो सिर्फ आप बातें करने से, किसी को भला बुरा करने से सरकारें नहीं चलती। आपको विजन देना पड़ेगा। आपने कहा कि 1,500 रुपये हम सामाजिक सुरक्षा की पेंशन देंगे, वो कहाँ है? 1150 पे तालियां पीट रहे हो। आपने कहा कि हम
रोजगार देंगे, तो 70,000 के आपने घोषणा की, 5,000 को पहले बेरोजगार कर दिया, और आज संविदा पे मुख्यमंत्री का जो प्रेस मीडिया सलाहकार है वो संविदा पे नियुक्त हुआ है। सबसे बड़ी बात है 70,000 में से एक अग्निवीर और आ गया। तो ये है कहाँ हकीकत में, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जी, सीएम के सोशल मीडिया सलाहकार के संविदा पर नियुक्ति को लेकर के सवाल उठे। देखिए, जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का जिस तरीके का फैसला है, उसमें संविदा पे नियुक्ति हो या गवर्नमेंट की नियुक्ति हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। मगर जहाँ तक एक अच्छे सवाल की बात आती है, जैसे अभी सामान्य यादव साहब ने रखा, बहुत सारे आंकड़ों के ऊपर गए, ये किया वो किया, फिर डायरेक्ट बजट को छोड़ के सीएम की संविदा की नियुक्ति के ऊपर आ गए, तो ये तो एक कमी वाली बात रहती है। जहाँ तक इस बजट के अंदर जो बातें निकल के आई, उसमें डायरेक्ट ही पहले आंकड़ों के ऊपर चले गए, राजस्थान को इस तरीके का कर्जे के अंदर डालने का काम किया, फिर संविदा के ऊपर आ गए। तो मैं विजन तो इनका भी पूछना चाहूँगा कि आपका विजन क्या था? संविदा के ऊपर नियुक्ति हुई है, संविदा के ऊपर जो नियुक्ति हुई, उस नियुक्ति का जो काम है, उस काम को देखिए। आप नियुक्ति के बारे में ऐसा तो नहीं कि किसी बाहर से लाके यहाँ पे नियुक्ति की है, ये सरकार का फैसला है, और सरकार जिस तरीके का फैसला करती है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी चीज़ें रहती है, और ये भी अच्छी चीज़ के लिए। ये बजट भी घाटे का अंदेशा दे रहा है। देखिए, कांग्रेस से मैं पूछना चाहूँगा, और इनसे अभी माननीय नेताजी से मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके का घाटा आप छोड़ के गए, उसका कौन जिम्मेदार है? राजस्थान की जनता के ऊपर, यानी दुगना किया, जिसकी संख्या शायद लाखों के अंदर है। आंकड़ों के अंदर जाएंगे तो बात दूर तक जाएगी, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के ऊपर प्रति व्यक्ति जो घाटा दिया, और पूरे राजस्थान को जिस तरीके से कर्ज में डुबाया, वो भूतो न बहुत से 5,71,000 करोड़ कर्जा हो गया है। वो हालांकि 1.30 लाख से 2013 2018 में 3,05,000 करोड़, कितना परसेंट हुआ? 240%। और हमारे को कितने दिए? 3,05,000 से 5 लाख करोड़। 2023 2024 2025 की कैलकुलेशन, 2024 तो इनकी आ गई, तो 2023 की बात करें, 2018 की बात करते हैं, तो 2019 की बात करें, तो फिर 2024 की बात करें, तो बहुत बड़ा फर्क है। इन्होंने जितना कर्जा डुबोया, देश में 3 गुना कर्जा हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन मैंने मान लिया, उन्होंने भी लगाया, आपने भी लगाया, आपने जवाब दिया, उन्होंने भी जवाब दिया। क्या कभी बिना डेफिसिट का बजट पेश होने की उम्मीद लगती है? हो ही नहीं सकता। सोशलिस्ट स्टेट है, वहां पे डेफिसिट के बिना बजट पेश हो ही नहीं सकता। एक बार सरप्लस बजट पेश हुआ था, उसको रिवाइज करना पड़ गया था। ये सोशलिस्ट स्टेट है, कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं है, जहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट भी होगा, फिस्कल डेफिसिट भी होगा, लेकिन उसको कंट्रोल में करना। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देखा, 5% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है, जो 3% से नीचे होना चाहिए था। जबकि इनको खुद को अपने आईने में देखना चाहिए, पिछले 5 साल में क्या किया था। 13 से 18 में 240% इन्होंने कर्जे में डुबो के गए थे। तो ये कौन से मुंह से बातें कर रहे हैं कि साहब 3 लाख से 5 लाख करोड़ हो गया? हमारा तो 70% ही हुआ है, इन्होंने तो 240% में डुबोया था। ये बात सही है मनीष जी कि मुनाफे का बजट पेश नहीं हो सकता, लेकिन FRBM एक्ट जो कहता है कि 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, GDP के से 3% ज़्यादा नहीं होना चाहिए घाटा, ये क्या संभव लगता है क्या? क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग स्टेट की अवधारणा तो है नहीं। देखिए, मैटर ये है कि हम खर्चों की बात करते हैं, चाहे वो पुरानी सरकारें हों, आज की सरकारें हों, आगामी सरकारें हों, हम बजट है या कोई भी, हम जो आपस में चर्चा भी करते हैं, उसमें खर्चे की बात ही ज़्यादा होती है, देने की बात ज़्यादा होती है, और इसको ये दे दी जाए, इसको वो दे दिया जाए, वो सबको देने की बात, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गृहिणी हो, या वो कोई भी हो, उसको देने की बात होती है। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं हो सकता है मेरी अपनी सोच हो, हम एज ए बिजनेसमैन, एज इंडस्ट्री सोचते हैं, हम आमदनी की बात कहाँ करते हैं। आप खर्चे करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, खर्चे में कोई परेशानी नहीं है। आप 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का खर्चा करिए, लेकिन आप उस 10 लाख करोड़ का या 5 लाख करोड़ का, जो पूर्ववर्ती सरकारें, आज की सरकारें भी जो खर्चे का बजट बना रही हैं, तो आप खर्चे का बजट तो बनाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसकी आमदनी का बजट भी तो बनाइए। जब तक आपकी आमदनी नहीं होगी तो वो खर्चा डेफिनेटली डेफिसिट में जाएगा, तो फिर वो 1% हो, 2% हो, 4% हो, बढ़ता ही चला जाएगा। वो उसका कोई अंत तो है नहीं, जब तक आप अपनी आमदनी को सुनिश्चित नहीं करें। और वो जब भी हो सकती है जब आप अपने स्टेट्स में, जो आपके पास स्टेट्स के या आपके खुद के पास जो आपके पास संसाधन है, वो संसाधन आपके। बातचीत करेंगे और आप लगातार जो है यहाँ पर मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन 2 मिनट में आप देश की 10 बड़ी खबरें हम दिखाएंगे, यानी कि